नमस्कार दोस्तों, सीएमसी में आपका स्वागत है। आज मैं युक्ति पब्लिकेशन का फर्स्ट टेक का जीव विज्ञान को का एनसीईआरटी का सार संग्रह को देखेंगे। ये बुक सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे बीपीएससी टीआरई 3 बिहार में जो सक्षमता परीक्षा हुआ है उसका बिहार एसएससी इंटर लेवल 10+2 और सही प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जीव विज्ञान के वन लीनियर मुख्य तथ्यों को पढ़ेंगे इस बुक में। और यदि आपको एनसीईआरटी का फाउंडेशन या बेसिक कॉन्सेप्ट का थ्योरी चाहिए या एनसीईआरटी का सार संग्रह का वीडियो चाहिए वन लीनियर में, तो आप कमेंट कीजिए और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलिटी का संपूर्ण वीडियो डाल दूंगा। तो आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान। युक्ति पब्लिकेशन का बुक है ये, जो फास्ट ट्रैक के नाम से आता है। इसमें क्विक रिवीजन और सेल्फ क्रैश कोर्स सीरीज है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप जो भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सभी के लिए ये बुक महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आप अगर नए हैं तो सीएमसी यानी चाइल्ड्स मेकर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अगर आप किसी का ही चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो है कुल 26 चैप्टर है, जो इस प्रकार है। वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं, पादप जगत का वर्गीकरण, पादप आकारिकी, आवृत्ति बीजियों का वर्गीकी, पादप कार्यकी, पादप रोग, पादप ऊतक, पादप अनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, पारिस्थितिकी, प्रदूषण, जंतु विज्ञान की शाखाएं, प्रमुख जैव वैज्ञानिक उद विकास, जंतु जगत का वर्गीकरण, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, भोजन एवं पोषण, अंतःस्रावी तंत्र, हार्मोन्स, विटामिन्स, जंतु एवं पादपों में जनन, मानव शरीर में पाचन, शोषण एवं उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र। तो चलिए दोस्तों, तो आज युक्ति पब्लिकेशन का फर्स्ट चैप्टर जो जीव विज्ञान है उसको हम पढ़ेंगे। जीव विज्ञान में पहला चैप्टर है वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। चलिए दोस्तों, आज देख लेते हैं। आज पढ़ते हैं हम लोग वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक। हिस्टोरिया प्लांटूरम पुस्तक के लेखक कौन है? थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिया प्लांटारूम पुस्तक के लेखक कौन है? थियोफ्रेस्टस। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ी के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं वानस्पतिक विज्ञान की शाखाएं। वानस्पतिक विज्ञान की शाखाएं देख लेते हैं। एग्रो एस्ट्रोलॉजी किसे कहते हैं? घासों का अध्ययन एवं पालन।
एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? घासों का अध्ययन एवं पालन। एनाटॉमी में किसका अध्ययन करते हैं? आंतरिक संरचना का अध्ययन। एनाटॉमी में आंतरिक संरचना का अध्ययन। एंथोलॉजी में किसका करते हैं? पुष्पों का अध्ययन। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जीवाणुओं का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन। ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन। ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन। कैसिडियोलॉजी में पादप में रोगजन्य गांठों और पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है। कैसिडियोलॉजी में पादप में रोगजन्य गांठों और पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोकोनोलॉजी में वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोकोनोलॉजी में वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है और डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में पौधे का वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में पौधे का वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमी बॉटनी में आर्थिक महत्व के पौधे का अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी में युग्मकों के निर्माण, निषेचन, भूरण एवं परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रियो मतलब युग्मक या भूरण। एम्ब्रियो मतलब EMBROY एम्ब्रो EMBROY एम्ब्रियो मतलब भूरण जो होता है। तो इसमें युग्मक यानी गैमीट के निर्माण और फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रॉय के परिवर्धन यानी एम्ब्रॉय जो परिवर्धन करता है, वृद्धि करता है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी। इथेनोबॉटनी में आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। इवोल्यूशन में सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन किया जाता है, यानी जो सजीव है उसका विकास किस प्रोसेस के द्वारा होता है, उसका अध्ययन क्या किया जाता है? इवोल्यूशन में। फ्लोरिकल्चर में सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर में फ्लोरी मतलब फूल होता है, फ्लोरिकल्चर में सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन किया जाता है। फॉरेस्ट्री मतलब जंगल होता है या वन होता है। फॉरेस्ट्री में वनों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कृत्रिम जीन का निर्माण और स्थानांतरण यानी ट्रांसफर का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल जीन यानी कृत्रिम जीन जो होता है, जो बनावटी जीन होता है, उसका निर्माण और स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में क्या किया जाता है? आनुवंशिकता और एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जेनेटोलॉजी में आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटोलॉजी में क्या किया जाता है? आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। हेरिडिटी में पैतृक लक्षणों की संतति में पहुंचने का अध्ययन किया जाता है। हेरिडिटी में पैतृक लक्षणों की संतति में पहुंचने का अध्ययन किया जाता है, यानी हेरिडिटी का मतलब होता है पैतृक लक्षण, यानी जो माता पिता के द्वारा या बाप दादा के द्वारा जो उनके संतान में जो लक्षण आता है उसका ट्रांसफर होता है, उसी को हेरिडिटी फैक्टर कहते हैं। यानी हेरिडिटी का मतलब पैतृक लक्षणों की संतति में पहुंचने का अध्ययन किया जाता है। लाइकेनोलॉजी में जैसा कि नाम से ही पता चलता है लाइकेनोलॉजी में लाइकेंस का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए लिम्नोलॉजी, इसमें झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। लिम्नोलॉजी में झीलों
तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी माइकोलॉजी में कवक या फफूंद का अध्ययन किया जाता है। माइकोप्लाज्मोलॉजी में माइकोप्लाज्मा का अध्ययन किया जाता है। निम्टोलॉजी में निमेटोडस का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। एग्रोनोमी में फसली पादपों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में वन्य वृक्षों तथा उसके उत्पादकों का संवर्धन और अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में वन के वृक्षों तथा उनके उत्पादों का संवर्धन और अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं। पेलियोबोटनी में पादप के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पेलिनोलॉजी में परागकणों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में पादप रोग और उनके उपचार का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में पादप का जो रोग है उनके उपचार का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मृदा संबंध का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मृदा संबंध या भूमि संबंध का अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी में पोषित और परजीवी के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में सवालों का अध्ययन किया जाता है। फार्माकोलॉजी में औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। फार्माकोलॉजी में फार्मा मतलब दवाई, औषधि। फार्माकोलॉजी में औषधि पादपों का अध्ययन किया जाता है, यानी दवाई वाले पौधे का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी मतलब फिजिकल, यानी इसमें अलग अलग पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी पादप की जैविक क्रियाओं जो होता है, जो अपना मतलब कि डेली जो काम करता है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? यानी पादप के जैविक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। मतलब फिजिकल। आगे देखते हैं। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। टेरिडोलॉजी में टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है। फाइटस का अध्ययन किया जाता है। फाइटोजियोग्राफी में पौधे के वितरण और उनके कारणों का अध्ययन किया जाता है। फाइटोजियोग्राफी में पौधे के वितरण और उनके कारणों का अध्ययन किया जाता है। स्पेस बायोलॉजी में स्पेस मतलब अंतरिक्ष, बायोलॉजी तथा अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है। स्पेस बायोलॉजी में अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। टेक्सोनोमी में पादप के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए। देखिए, वानस्पतिक संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वानस्पतिक संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। वानस्पतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। सिल्वीकल्चर में किसका वर्णन होता है? वनों के विकास का। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बीज का। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? घासों का। घासों का। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? भूमि का। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? भूमि का या मिट्टी का। आनुवंशिकता एवं भिन्नता की
आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? यानी वर्गीकी, यानी वर्गीकृत करता है, टेक्सोनोमी। फलों के अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। पराग कणों यानी पोलन ग्रीन्स का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलिनोलॉजी। संसार में पौधे का वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी। संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फाइटोजियोग्राफी, फाइटो मतलब प्लांट, पौधे के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलोरीकल्चर। ओलोरीकल्चर। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलोरीकल्चर। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी। पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी। आगे देखिए, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। एग्रो फॉरेस्ट्री से क्या तात्पर्य है? एग्रो फॉरेस्ट्री से क्या तात्पर्य है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। एग्रो फॉरेस्ट्री से क्या तात्पर्य है? यानी कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वानस्पतिक विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। जीव द्रव के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित वानस्पतिक विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग, संयोजन का मतलब जोड़ना, यानी जीव द्रव के अलग अलग और जोड़ने से संबंधित वानस्पतिक विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। आदिवासियों द्वारा पादपों का उपयोग का अध्ययन के उपयोग का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इथेनोबोटनी। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीव का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? माइक्रोबायोलॉजी। सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? बायोकेमिस्ट्री। यानी कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन बायोकेमिस्ट्री। सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन बायोकेमिस्ट्री। फल सब्जी तथा उद्यान पादपों का संवर्धन और अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? हॉर्टिकल्चर। यानी ऐसे तो बोला जाता है सब्जियों का अध्ययन किस में होता है? सब्जियों का संवर्धन और अध्ययन किस में होता है? हॉर्टिकल्चर। लेकिन यह फल सब्जी उद्यान पादपों का संवर्धन और अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? हॉर्टिकल्चर। इसमें फल सब्जी और पादप ये तीनों आएगा तभी हॉर्टिकल्चर होगा, नहीं तो स्पेशल में सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। अलग अलग विकिरण का पादपों पर प्रभाव तथा उत्परिवर्तन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? रेडिएशन बायोलॉजी। यानी अलग अलग विकिरण का पादपों पर प्रभाव, यानी विकिरण जो है, अलग अलग विकिरण जो है, जैसे अल्फा किरणें, बीटा किरणें का पादपों पर प्रभाव उस पर डाला जाता है तो उसके कारण म्यूटेट होता है, यानी चेंजिंग होता है, उत्परिवर्तन रहता है। तो उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? रेडिएशन बायोलॉजी। आनुवंशिक का पिता किसे कहा जाता है? जीजे मेंडल। यानी आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? जे मेंडल। आपको पता है जे मेंडल ने मटर का पौधा पे एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? एजी बटलर। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? एजे बटलर। यानी बटलर साहब ने किसका पादप रोग विज्ञान का जनक है। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? पादप क्रिया, ये पादप रोग है, ये पादप क्रिया है। यानी पादप रोग का जनक किसे कहा जाता है? बटलर को। पादप क्रिया विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स को।
पादप क्रिया विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स को। कवक में पोषण किस प्रकार होता है? अवशोषण द्वारा। कवक में पोषण किस प्रकार का होता है? अवशोषण द्वारा। आगे देखिए, जेलीफिश तथा हाइड्रा किस वर्ग के प्राणी है? तो मेटाजोआ। जेलीफिश तथा हाइड्रा किस वर्ग के प्राणी है? तो मेटाजोआ। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। आगे देखिए, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु आदि किस वर्ग में रखे गए हैं? मोनेरा। सही प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु आदि किस वर्ग में रखे गए हैं? मोनेरा। आप जानते हैं कि कोशिका दो प्रकार का होता है, एक कोशीय जीव और बहुकोशीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। बहुकोशिकीय जीव क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिका होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका को क्या कहते हैं? विकसित जीव कहते हैं, है ना। और प्रोकैरियोटिक कोशिका को क्या कहते हैं? अविकसित जीव कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका को क्या कहते हैं? विकसित जीव कहते हैं। तो सही प्रोकैरियोटिक जीव जो होगा वो क्या होगा? अविकसित जीव होगा, यानी जीवाणु होगा। एक कोशिकीय जीव होगा और अविकसित जीव होगा। सही यहाँ लिखा गया है, सही प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु आदि किस वर्ग में रखा जाता है? मोनेरा। यानी सभी एक कोशिकीय जीव या सभी अविकसित जीव किस में रखा गया है? मोनेरा। इसमें नोटिकोड नहीं पाया जाता है, यानी जो अविकसित जीव रहता है, जो एक कोशिकीय जीव रहता है, उसमें नोटिकोड नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसमें मेरेज्यू नहीं बन पाता है। तो ये क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या हो गया? अविकसित जीव हो गया, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया आदि। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट। वे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? हेलोफाइट। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन होता है। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? आर्कियोबैक्टीरिया को। आर्कियोबैक्टीरिया। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? आर्कियोबैक्टीरिया को। जीवाणु में डीएनए के अतिरिक्त कौन सा आनुवंशिक पदार्थ होता है? प्लाज्मिड। जीवाणु में यानी बैक्टीरिया में डीएनए के अलावा कौन सा आनुवंशिक पदार्थ होता है? प्लाज्मिड। आगे देखिए, एक कोशिकीय सुनहरे पीले शैवाल को क्या कहते हैं? डायटम। एक कोशिकीय सुनहरे पीले शैवाल को क्या कहते हैं? डायटम। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेविरेनम ने। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरेनम ने। वानस्पतिक जगत का एम्फीबिया वर्ग किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। यानी वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटस वर्ग का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? डोसेनिया। ब्रायोफाइटस वर्ग का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? डोसेनिया। फर्न किस वर्ग का उदाहरण है? टेरिडोफाइटा। फर्न किस वर्ग का उदाहरण है? टेरिडोफाइटा। बजरी रेत में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सेमोफाइटस। बजरी या रेत में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सेमोफाइटस। रेत मतलब बालू। चलिए, कुछ जीवधारी के वैज्ञानिक नाम हम देख लेते हैं। देखिए, वैज्ञानिक नाम में दो नाम होता है। एगो होता है मतलब कि एक होता है, ये हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसका दोनों का मतलब क्या होता है। एक बड़ा होता है, यानी पहला लेटर बड़ा होता है, कैपिटल होता है, उसके बाद सब छोटा होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या हुआ? होमोसेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या हुआ? होमोसेपियंस। ये बहुत बुद्धिमान जीव होता है। मनुष्य तो बुद्धिमान ही होता ही है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या हुआ? राना टिग्निना। मेढक का यानी फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम क्या हुआ? राना टिग्निना।
बिल्ली। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फेमिलियरीज। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फेमिलियरीज। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। मक्खी यानी हाउस फ्लाई का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका। हाउस फ्लाई यानी मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका। आम यानी मैंगो, इसको याद रख लीजिएगा, मैंगो बहुत भी है। आम, मैंगो का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। धान यानी राइस का वैज्ञानिक नाम ओरिजा सतिवा। गेहूँ यानी वीट का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। मटर का वैज्ञानिक नाम मटर यानी पी का वैज्ञानिक नाम पिसम सटिवम। मटर पे ही मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था। चना ग्राम का जर्म का वैज्ञानिक नाम सीसर एर्थीनियम। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज। चलिए दोस्तों, पहला चैप्टर खत्म हो गया है। अब चलते हैं हम लोग दूसरा चैप्टर, पादप जगत का वर्गीकरण। चलिए देख लीजिए एक बार। किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? ऐसा लिनियस को वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? लिनियस को। द्विनाम पत्ती के प्रतिपादक कौन थे? लिनियस। द्विनाम पत्ती के प्रतिपादक कौन थे? लिनियस। सिस्टेमा न्यूटेरिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? लिनियस की। सिस्टेमा न्यूटेरिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? लिनियस की। पुष्पी पादपों को किसमें रखा जाता है? यानी पुष्पी पादपों को किसमें रखा जाता है? यानी फूल वाले पादपों को किसमें रखा जाता है? फैन रोगेमस में। अब पुष्पी पादपों को किसमें रखा जाता है? क्रिप्टोगेमस में। पुष्पी पादपों को किसमें रखा जाता है? फैन रोगेमस में। अपुष्पी पादपों को किसमें रखा जाता है? क्रिप्टोगेमस में। यानी दोनों में गेमस लगा हुआ है। इसमें फेनरो है, इसमें क्रिप्टो है। यानी पुष्पी पादपों में फेनरो, अपुष्पी पादपों में क्रिप्टो। वर्गीकरण की आधारीय इकाई यानी टेक्सोनोमी का बेसिक यूनिट कौन सी है? स्पीसीज। वर्गीकरण की आधारीय इकाई कौन सी है? स्पीसीज। यानी बेसिक यूनिट के आधार पे जो है ना क्लासीफाई किया है किसका? स्पीसीज को। हाइड्रोफाइटस क्या होता है? जलीय पौधा। हाइड्रो मतलब जलीय, फाइटस मतलब प्लांट या पौधा। हाइड्रो मतलब जल होता है ना, और फाइटस मतलब पौधा होता है। तो हाइड्रोफाइटस क्या होता है? जलीय पौधा। द्विनाम पत्ती का क्या अभिप्राय है? वंश तथा जाति। हाँ, एक वंश होता है, एक जाति होता है। द्विनाम पत्ती का क्या अभिप्राय है? वंश तथा जाति। आगे देखिए। जिन पौधे पर बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति बीजी। जिन पौधे पर बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते हैं क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। जिन पौधे पर बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते हैं उसे क्या कहते हैं? अनावृत बीजी। चलिए आगे देख लीजिए। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु को पौधा माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका वृत्ति होती है। जीवाणु को यानी बैक्टीरिया को पौधा माना गया है क्योंकि इनमें क्या होता है? कठोर कोशिका वृत्ति होता है। यानी साइटोप्लाज्म क्या होता है? हार्ड होता है, कठोर होता है। किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है यानी एब्सेंट होता है? जीवाणु में, बैक्टीरिया में, किसमें
माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है जीवाणु में। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ी रूपी। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वे क्या कहलाते हैं? गोलाणु। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उसे क्या कहते हैं? गोलाणु। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? कोकस। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? कोकस। एक सर्पिल जीवाणु क्या कहलाता है? एस्पाइरिलिम। यानी जो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होता है उसे क्या कहते हैं? गोलाणु। जो जीवाणु गोल होता है उसे क्या कहते हैं? कोकस। और जो जीवाणु सर्पिल होते हैं उसे क्या कहते हैं? एस्पाइरिलिम। एस्पाइरिल मतलब घुमावदार, ऐसे ऐसे करके, इस टाइप से। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। यानी केंद्रक मतलब न्यूक्लियस बीच में होता है, बीच में जो होता है न्यूक्लियस, ये यानी ये है ना, तो ये जो होता है न्यूक्लियस, ये जो बीच में जो होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। जीवाणु में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक विहीन होती है। आगे देख लीजिए। कौन सावर्धिक संख्या में पाए जाते हैं? तो जीवाणु। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी आशय तथा क्या कहलाता है? बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? वर्निकी लवक। पाश्चर क्यों प्रसिद्ध है? लुई पाश्चर क्यों प्रसिद्ध है? रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। पाश्चर क्यों प्रसिद्ध है? रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। जो जीवाणु सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलता है क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। यानी वैसा जीवाणु जो सीधे ही वायुमंडल से नाइट्रोजन प्राप्त कर नाइट्रोजन के को यौगिक में बदलता है उसे क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। मूल ग्रंथिका किसमें पाई जाती है? कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में। मृत ग्रंथिका रूट नोड्यूल किसमें पाई जाती है? कुछ लेग्यूमिनस पादपों में और कुछ अन्य पौधे में भी। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्यों? क्योंकि ये जीव द्रव संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। तपेदिक टीबी यानी तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम। यानी तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाली जीवाणु कौन सी है? माइकोबैक्टीरियम। आगे देखिए। भोजन की विषाक्तता किससे उत्पन्न होती है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। भोजन की विषाक्तता किससे उत्पन्न होता है, किससे पैदा होता है? क्लोस्ट्रीडियम और बोटुलिनम द्वारा। नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसल सहायक है? फलीदार फसलें। नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसलें सहायक होती है? फलीदार फसलें। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक यानी टीबी। आगे देखिए। बैक्टीरिया फेज यहाँ पे दिया हुआ है वनस्पति विज्ञान की अलग अलग शाखाओं के जनक। तो आगे देखिए। बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की? टवाटर्व डी हेरिल ने। बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की? टवाटर्व डी हेरिल ने। वर्गीकी के पिता किसे कहते हैं? कैरोलस लिनियस को। वर्गीकी के पिता किसे कहते हैं? कैरोलस लिनियस को। अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? जे मेंडल को। अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? जे मेंडल को। आगे देखिए। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? वॉन वियर को। भ्रूण मतलब एम्ब्रॉय, जिससे बीज बनता है या आधुनिक या गैमेट बनता है या निषेचन के फलस्वरूप जो होता है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? वॉन वियर को। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? एजी बटलर। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? एजी बटलर। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह कौन है? स्टीफन हेल्स।
व्यक्ति वृत्ति में जाति वृत्ति की पुनरावृत्ति है। अर्नस्ट हेकेल। सुजनिकी के पिता कौन है? फ्रांसीसी गाल्टन। सुजनिकी के पिता कौन है? फ्रांसीसी गाल्टन। सूक्ष्म जैविक के पिता कौन है? लुईस पास्चर। सूक्ष्म जैविक के पिता कौन है? लुईस पास्चर। सूक्ष्म जैविक माइक्रोबैक्टीरिया। प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता कौन है? प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता कौन है? एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा मतलब जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है, एंटीऑक्सीडेंट का जो काम करता है। तो प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता कौन है? एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है? जीवाणु विज्ञान के पिता है रॉबर्ट कोच। वानस्पतिक शास्त्र के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। वानस्पतिक शास्त्र के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। इकोसिस्टम शब्द के जनक कौन है? टेंसले। इकोसिस्टम शब्द के जनक कौन है? टेंसले। आगे देख लीजिए। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की? इवानोवस्की ने। विषाणु क्या माने जाते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। विषाणु क्या माने जाते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। यानी विषाणु जो है ना, निर्जीव पे रहता है तो वो निर्जीव होता है, और अगर वो सजीव किसी माध्यम से अगर सजीव पे आ जाता है तो विषाणु क्या हो जाता है? उसके साथ सजीव की तरह व्यवहार करने लगता है। और ये उसके बाद जो है ना, इससे सजीव में से जो है ना लाखों, मतलब कि अधिक संख्या में क्या होता है, ये जो है ना बढ़ते रहता है सजीव के साथ। तो इसीलिए अगर विषाणु जो है ना, जैसे वायरस जो है ना निर्जीव पे रहता है तो वो क्या होता है? निर्जीव रहता है। उसमें जानना होता है, वो मतलब कि अपने आप को पैदा नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही सजीव के संपर्क में आता है तो वो क्या होता है? सजीव की तरह व्यवहार करने लगता है। तो आगे देखिए, किसमें एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु में एंजाइम नहीं होता है, लेकिन बैक्टीरिया में, यानी एंजाइम का मतलब जो पचाता है। जैसे हमारे पेट में क्या होता है? एंजाइम होता है, बैक्टीरिया होता है, तभी तो पचाता है खाना को। तो किसमें एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु में एंजाइम नहीं होता, जबकि जीवाणु में एंजाइम होता है। टीएमवी शब्द किससे संबंधित है? विषाणुओं से। टीएमवी शब्द किससे संबंधित है? विषाणुओं से। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक का टीका का। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक का टीका। विषाणु किसकी वृद्धि करता है? तो जीवित कोशिकाओं में। विषाणु किसकी जीवाणु विषाणु किसकी वृद्धि करता है? जीवित कोशिकाओं में, यानी सजीव कोशिकाओं में। विषाणु किसकी वृद्धि करता है? जीवित कोशिका में, यानी सजीव कोशिका में। विषाणु निर्जीव क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। विषाणु निर्जीव क्यों माने जाते हैं? ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सार्स, SARS क्या है? विषाणु जनित रोग। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग। खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के। खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है? विषाणु से। आगे देखिए, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु के कारण। आगे देखिए, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व कौन सा है? विषाणु। आलू में मोजेक रोग, यानी मोजेक डिजीज का कारक तत्व कौन सा है? विषाणु। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है, वह क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है, वो क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। हाइड्रा का स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी को शैवाल मिला है? यूक्लोरेला। हाइड्रा का स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिला हुआ है? यूक्लोरेला।
सहजीवी का मतलब बताइए तो आप लोग। तो सहजीवी का मतलब होता है, जैसे भैंस है, भैंस भैंस पर क्या होता है, कभी बगुला या कौवा उसके मतलब कि पीठ पे बैठा रहता है। तो बैठ कर क्या करता है, इसका जो इस पीठ पे जो कीड़ा रहता है, उस कीड़ा को कौन खाता है, कौवा खाता है। इससे किसको फायदा है, भैंस को भी फायदा है। भैंस का जो है ना, जो मतलब कीड़ा इसके बदन पे खून को खा रहा है, तो इसका खीरा मतलब कि कीड़ा मकोड़ा जो है ना ये हो जाता है, और क्या होता है, बगुला या कौवा को भोजन मिलता है। तो इस तरह से इसको भी फायदा मिलता है, इसको भी फायदा मिलता है। तो इसी यही कंडीशन को क्या कहते हैं, सहजीवी, है ना। चलिए अगला देखिए। सारगोसा, सारगोसा समुद्र का नाम किस कारण पड़ा। सरगासो समुद्र का नाम किसके कारण पड़ा, शैवालों के कारण। सारगोसा सारगोसा सव, सरगासो समुद्र का नाम किस कारण पड़ा, शैवालों के कारण। आगे देखिए। गलकंड रोग से बचा जा सकता है, और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है। इन्हें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, आयोडीन। यानी गल गलगंड रोग से बचा जा सकता है, और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है। तो इनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, आयोडीन। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, लिमिनेरिया से। बहुत भी आया है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, लिमिनेरिया से। केल्प किससे प्राप्त होता है, समुद्री शैवाल से। केल्प किससे प्राप्त होता है, समुद्री शैवालों से। किसी एक सोपोसी का नाम बताइए, शैवाल। कौन सा जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कौन सा जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरकों का कार्य करता है, नीलहरित शैवाल। तो कौन सा जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक यानी खाद का कार्य करता है, तो नीलहरित शैवाल। अंतरिक्ष अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का क्या नाम है, क्लोरेला। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का क्या नाम है, क्लोरेला। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो शैवाल के कारण। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, शैवाल का। अगर अगर किससे प्राप्त होता है, शैवाल से। अगर अगर किससे प्राप्त होता है, शैवाल से। यानी अगर अगर क्या है, एक शैवाल है। वानस्पतिक विज्ञान की वह शाखा वानस्पतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, यानी सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन और हेमी सेल्यूलोज की। कवकों की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन और हेमी सेल्यूलोज की। आगे देखिए, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन और हेमी सेल्यूलोज की। कवकों द्वारा रिजर्व यानी संचित या सुरक्षित भोज्य पदार्थ। कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। यानी कवक द्वारा संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। आगे देखिए। देखिए, पादप जगत को 3 भाग में बांटा गया है। थैलोफाइट, ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा। अब देखिए, ट्रेकियोफाइटा को भी 3 भाग में बांटा गया है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियो इसको भी 3 भाग में बांटा गया है। एंजियोस्पर्म को भी 2 भाग में बांटा गया है। एक नंबर देखिए, मोनोकोटिलेडोनस, डाइकोटिलेडोनस। देखिए,
सभी कवक सदैव क्या होते हैं? विविध पोषी होते हैं। सभी कवक सदैव क्या होते हैं? विविध पोषी होते हैं। माइकोराइजा सहजीवी संबंध किसमें होता है? माइकोराइजा का सहजीवी संबंध किसमें होता है? कवक तथा उच्च पौधे के जड़ों के बीच। अब देखिए रोगों का नाम और जीवाणु, यानी जीवाणु के कारण होने वाले रोग, जीवाणु के कारण होने वाले रोग। हैजा यानी कोलेरा किससे होता है? कौन सा वायरस, कौन सा जीवाणु से? वेब्रियो कोलेरी जीवाणु से। हैजा यानी कोलेरा किस जीवाणु से होता है? विब्रियो कोलेरी जीवाणु से। डिप्थेरिया किससे होता है? कैरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया जीवाणु से। सुजाक यानी गोनोरोइया किससे होता है? गोनोकोकस गोनोरोइया से। कोड या कुष्ठ या लिप्रोसी किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। कोड या कुष्ठ या लिप्रोसी किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से। नियोमोनिया नामक रोग किससे होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी से। न्यूमोनिया नामक रोग किससे होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी से। प्लेग किससे होता है? बेसिलस पेस्टिस से। प्लेग किससे होता है? बेसिल पेस्टिस से। सिफिलिस किससे होता है? ट्रेपोनोमा पेलिडियम से। सिफिलिस नामक रोग किस जीवाणु से होता है? ट्रेपोनेमा पेलिडियम से। टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड नामक रोग साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक मतलब ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। तपेदिक किससे होता है? तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से। टिटनस किससे होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से। काली खांसी होपिंग कफ या इसको कुकुर खांसी भी कहा जाता है, ये किससे होता है? हेमोफिलस परटूसिसस से। आगे देखिए वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कॉर्टिकोलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कॉर्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कोप्रोफिलस। जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता उसे क्या कहते हैं? कवक। किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? कवक। यानी वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कॉर्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कोप्रोफिलस। और मतलब कि जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता उसे क्या कहते हैं? कवक। आलू का लेट ब्लाइट किसके द्वारा उत्पन्न होता है? फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। आलू का लेट ब्लाइट किसके द्वारा उत्पन्न होता है? फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? सैकरोमाइसिस सेरीविसी। डबल रोटी निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? सैकरोमाइसिस सेरेविसी। पेनिसिलियम क्या है? एक कवक है। पेनिसिलियम क्या है? एक प्रतिजैविक कवक है। आगे देख लीजिए पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? फ्लेमिंग ने। चलिए आगे देख लीजिए आर्गोट किससे प्राप्त होता है? आर्गोट किससे प्राप्त होता है? क्लेवीसेप्स से। आर्गोट किससे प्राप्त होता है? क्लेवीसेप्स से। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। यानी कहने का मतलब होता है पेनिसिलिन का उपयोग जो है ना औषधि बनाने में फार्मा कंपनी में होता है, फार्मासिस्ट में होता है, औद्योगिक उसी को कहा जाता है। यानी पेनिसिलिन क्या है? एक प्रतिजैविक है, यानी एक एंटीबायोटिक है। जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट यानी खमीर कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त क्यों हो जाती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देता है। जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त क्यों हो जाता है? क्योंकि
इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देती है। ईस्ट में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? ईस्ट में यानी खमीर में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा। ईस्ट में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। कौन खाने योग्य कवक है? एगेरिकस। कौन खाने योग्य कवक है? एगेरिकस। LSD किससे प्राप्त होता है? कवक से। LSD किससे प्राप्त होता है? कवक से। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस से। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस से। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था यानी अलग किया था? वाक्सनेन ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था? वाक्सनेन ने। टिक्का रोग, टिक्का डिजीज किस में होता है? मूंगफली में। टिक्का रोग यानी टिक्का डिजीज किस में होता है? मूंगफली में। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कवकों द्वारा। गन्ने में लाल सड़न रोग यानी रेड रोट डिजीज किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कवक द्वारा। सामान्य खाद्य छत्रक क्या है? सामान्य खाद्य छत्रक क्या है? कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होता है। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। आगे देखिए, प्रथम व्युत्पत्ति प्रतिजैविक कौन सा था? पेनिसिलिन। प्रथम व्युत्पत्ति प्रतिजैविक कौन सा था? पेनिसिलिन। यानी प्रतिजैविक का मतलब एंटीबायोटिक। प्रति का मतलब एंटी होता है, जैविक का मतलब बायोटिक होता है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? कवक से। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? कवक से। आगे देखिए, कौन सा कवक एवं उच्च पादप जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो माइकोराइजा। कौन सा कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। अफ्लाटॉक्सिन क्या है? कवक द्वारा उत्पन्न किया गया विष। कवक द्वारा उत्पन्न किया गया विष। अफ्लाटॉक्सिन क्या है? कवक द्वारा उत्पन्न विष। लैकेन जिन दो वर्गों के पौधे से मिलकर बनता है उसे कहते हैं कवक और शैवाल। यानी कवक और शैवाल को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? लैकेन बनता है। लैकेन बनता है। लैकेन जिन दो वर्गों के पौधे से मिलकर बनता है वे क्या है? कवक और शैवाल। लैकेन किसका सूचक है? तो वायु प्रदूषण का। लैकेन किसका सूचक है? वायु प्रदूषण का। यानी कहने का मतलब होता है जहाँ का वायु प्रदूषित रहता है वहाँ पे लैकेन नहीं उगता है ना। जहाँ नहीं पैदा लेता है यानी नहीं उगता है। जहाँ पे वायु प्रदूषित नहीं रहता है वहाँ पे लैकेन क्या होता है? हरा भरा रहता है यानी उग जाता है। तो ये इसीलिए लैकेन किसका सूचक है? वायु प्रदूषण का। चलिए देखिए, लिटमस अम्ल क्षार सूचक किसके द्वारा प्राप्त होता है? लैकेन से। लिटमस अम्ल क्षार सूचक किसके द्वारा उत्पन्न होता है? किसके द्वारा प्राप्त होता है? लैकेन से। चलिए, क्या आप जानते हैं कुछ पौधे में देखिए क्या आप जानते हैं कुछ पौधे में फूलों के खिलने को दिन की लंबाई तथा रात का तापक्रम नियमित करता है। कुछ बहुवर्षीय पौधे में 12 से 120 वर्ष बाद एक बार ही फूल खिलते हैं। ऐसे पौधे में फूल लगना विघटनकारी प्रक्रम है। क्योंकि सारी आबादी समाप्त हो जाती है समाप्त हो जाती है और बीज से नया पौधा बनता है। ऐसे पौधे को मोनोकार्पिक कहते हैं। मोनोकार्पिक कैसे कहते हैं? वैसा पौधा जिसमें फल फूल लगना विघटनकारी प्रक्रम है। क्योंकि सारी आबादी समाप्त हो जाती है और बीज से नया पौधा बनता है। ऐसे पौधे को मोनोकार्पिक कहते हैं। अर्थात एक ही बार फूल खिलना और उनके फूल खिलने को ग्रीगेरियस फूल खिलना कहते हैं। भारत के उत्तर पूर्व में मोतक यानी मेलोकना बेम्बूसाइड्स तथा रोथिंग बेम्बूसा टुल्डा में 48 वर्ष में एक बार फूल आते हैं। फूल खिलने से चूहों की कई स्पीशीज की संख्या बढ़ जाती है। चूहे बांस के दाने खाते हैं और जब वे समाप्त हो जाते हैं तब वे पास में स्थित धान तथा मक्का की खरी फसलों का खाना
आरंभ कर देता है, जिनसे इन खेतों की पैदावार की बहुत हानि होती है। इनके कारण अकाल पड़ जाता है, जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन प्रभावित होता है। और हम न तो गिरियस फूल खिलने के, न ही चूहे की आबादी बढ़ने के संकेत, और न ही बांस समाप्त होने के मूलभूत आधार को जानते हैं। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है। देखिए अगला ये लैकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? होलोटिज्म। लैकेन में कवक यानी लैकेन कैसे बनता है? कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध का मतलब कवक में जो जो जहर रहता है उसको कौन खाता है? शैवाल खाता है। और शैवाल में जो विनाशकारी रहता है उसको कवक खाता है, तो वही सहजीवी संबंध होता है। लैकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? हेलिटिज्म। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? कॉर्टिकोल्स। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? कॉर्टिकोल्स। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? सेक्सिकोल्स। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? सेक्सिकोल्स। जापान में लोग सब्जी के रूप में किस लाइकेन को खाते हैं? इंडोकार्पन। जापान में लोग सब्जी के रूप में किस लाइकेन को खाते हैं? इंडोकार्पन। मिर्गी यानी एपिलिप्सी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया से। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया से। वनस्पति जगत में किसको जल स्थलचर यानी उभयचर कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। वनस्पति जगत में किसको जल स्थलचर या उभयचर कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। जड़ के स्थान पर मूलभास किसमें पाया जाता है? जड़ के स्थान पर मूलभास किसमें पाया जाता है? जड़ के स्थान पर मूलाभास यानी राइजोइड किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में क्या सम्मिलित है? लिवरवर्ट एवं मॉस। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? ट्राइडोफाइटा में। बीजों की उत्पत्ति किसमें उत्पन्न होती है? ट्राइडोफाइटस में। एजोला क्या है? एजोला एक जलीय फर्न है। एजोला क्या है? एक जलीय फर्न है। देखिए पुनर्जीवन के गुण होने के कारण किसे मेजों पर यानी टेबल पर सजावट के लिए रखते हैं? सिलेजिनेला को। पुनर्जीवन के गुण होने के कारण किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? सिलेजिनेला को। किसके जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? लाइकोपोडियम। यानी किसके जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? लाइकोपोडियम। किसे जैव उर्वरक यानी के रूप में प्रयोग किया जाता है यानी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला को। किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला को। चलिए सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? टेरिडोफाइटस में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? टेरिडोफाइटस में। किस वर्ग में के पौधे में बीज बनते हैं? किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं लेकिन बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं लेकिन बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। देखिए दोस्तों आप पेनिसिलिन की खोज कैसे हुई इसके बारे में हम जानते हैं। पेनिसिलिन आप जानते हैं कि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की 1881 से 1955 तक। स्टेफाइलोकोकस नामक जीवाणु जिसके कारण गले में संक्रमण हो जाता है, यानी गले में संक्रमण किस जीवाणु के कारण होता है? स्टेफाइलोकोकस नामक जीवाणु के कारण का अध्ययन कर रहे थे। कौन कर रहे थे? फ्लेमिंग। वह इस जीवाणु की एगार माध्यम में पेट्री डिश में वृद्धि कर रहे थे। किसमें वृद्धि कर रहे थे? पेट्री डिश में वृद्धि कर रहे थे। ये सामान्य अवलोकन है कि इस प्रकार के संवर्धन माध्यमों पर अन्य सूक्ष्म जीव भी उग आते हैं। यानी पेट्री डिश में वृद्धि कर रहे थे तो ये सामान्य अवलोकन था कि इस प्रकार के संवर्धन माध्यमों पर अन्य सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोबैक्टीरिया क्या हो जाता है? उग जाता है। लेकिन फ्लेमिंग ने नीले हरे कवक यानी पेनिसिलियम नोटेम को संवर्धन में देखा, यानी वृद्धि करते हुए देखा। प्रायः संदूषित संवर्धनों को फेंक दिया।
संदूषित संवर्धनों को क्या किया, फेंक दिया जाता है। लेकिन फ्लेमिंग ने इस विशेष प्लेट को रख लिया। इस प्लेट में अन्य प्लेटों में उगी हुई संरचनाओं से कुछ भिन्नता थी, क्योंकि इस प्लेट में जीवाणुओं की वृद्धि नहीं थी। इस प्लेट में जीवाणुओं की वृद्धि नहीं थी। इससे यह स्पष्ट होता था कि प्लेट में मोल्ड के आसपास जो साफ क्षेत्र बन गया था, उसमें जीवाणुओं की वृद्धि नहीं हुई थी। अन्य जीवाणु विशेषज्ञों ने भी देखा कि मोल्ड जीवाणु की वृद्धि नहीं होने देते हैं। मोल्ड जो है जीवाणु की वृद्धि नहीं होने देते हैं। लेकिन फ्लेमिंग ने इस पदार्थ का नाम पेनिसिलिन रखा। ये घटना 1928-1929 की है। उन्होंने बताया कि पेनिसिलिन एक एंटीसेप्टिक दवा हो सकती है जो पेनिसिलिन संवेदी जीवाणुओं को नष्ट करने में सक्षम है। उसके बाद परीक्षणों से पता चला कि पेनिसिलिन मनुष्य के लिए एक उपयोगी एंटीबायोटिक बन गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पेनिसिलिन ने घायल हुए सैनिकों में संक्रमण रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। आगे देखिए। संसार का सबसे लंबा पौधा किससे संबंधित है? जिम्नोस्पर्म से। संसार का सबसे लंबा पौधा किससे संबंधित है? जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को। कोरेलाइड जड़ें किसमें पाई जाती है? साइकस में। कोरेलाइड जड़ें किसमें पाई जाती है? साइकस में। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? साइकस में। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? साइकस में। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से। साबूदाना यानी सागो किससे बनाया जाता है? साइकस से। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा से। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा से। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंकगो। कौन एक जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फोसिल्स कहलाता है? जिंकगो। विषाणु किसमें वृद्धि करता है? जीवित कोशिका में। विषाणु किसमें वृद्धि करता है? जीवित कोशिका में। साइनोबैक्टीरिया को और किस नाम से जाना जाता है? नीलहरित शैवाल। साइनोबैक्टीरिया को और किस नाम से जाना जाता है? नीलहरित शैवाल। चौपायों में एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? जीवाणुओं द्वारा। चौपायों में एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? जीवाणुओं द्वारा। हैजा रोग यानी कोलेरा का कारण जीवाणु है। हैजा रोग का कारण कोलेरा का कारण क्या है? जीवाणु है। यह किसने सिद्ध किया था? रॉबर्ट कोच ने। तंबाकू की पत्ती में सुगंध एवं स्वाद बढ़ाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो बेसिलस मेगाथेनियम माइकोकोकस का। तंबाकू की पत्ती में सुगंध एवं स्वाद बढ़ाने में किसका उपयोग किया जाता है? बेसिलस मेगाथेनियम माइकोकोकस का। नींबू का कंकर रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? जेंथोमोनास सिट्री द्वारा। नींबू का कंकर रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? जेंथोमोनास सिट्री द्वारा। हाइड्रोफाइटा किसे कहते हैं? एक जलीय पौधे को। हाइड्रो का मतलब होता है जल, फाइट का मतलब होता है पौधा, तो या पादप। हाइड्रोफाइटा किससे कहते हैं? एक जलीय पौधा को। तो दोस्तों देख लीजिए, अब जो है ना हम यहीं तक कहेंगे। अगले वीडियो में पादप आकारिकी को पढ़ेंगे। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो है ना इसी टाइप से एनसीईआरटी का सार संग्रह, और अगर इसका बोलिएगा तो इसका जो है ना मेन जो है कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ा देंगे, वो रीडिंग करवा देंगे। एक अच्छी बुक है, उससे पढ़ा देंगे। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू दोस्तों। इसमें जो है ना 26 चैप्टर है, जिसमें जो है ना थोड़ा थोड़ा करके 2-2, 3-3 चैप्टर करके वीडियो बनाएंगे। और लास्ट में जो है ना एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, और उसके बाद लास्ट में रिवीजन के समय में
इसका मैराथन बना देंगे। मैराथन को एक बार देख लीजिएगा, पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।